हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद बनू। मैं मनु यादव और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो आप सभी ने खूब प्लांट्स देखे होंगे अपने चारों तरफ, तो उन पौधों में आपको खूब वेरिएशन भी देखने को मिलता है। जैसे कुछ पौधे छोटे होते हैं तो कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ की पत्तियां बिल्कुल हरी होती हैं, किसी की पत्तियां आपको हल्की रेडिश भी मिल सकती है, तो किसी के फूल लाल होगा, किसी का पीला होगा, सफ़ेद होगा। ऐसे आपको खूब सारी वेरिएशन देखने को मिलता है प्लांट्स में। आप जब भी बाहर जाएं तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि प्लांट्स की लंबाई कितनी है, वो इसकी मोटाई कितनी है, उसका कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है। तो ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको उनमें खूब सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। तो मुख्य तौर पर पौधों को उनकी ऊंचाई, शाखा और शाखा कहाँ से शुरू हो रही है, इसके आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है शाख, सेकंड है झाड़ी और थर्ड है वृक्ष। हर्ब्स, shrubs एंड ट्री। तो पौधों को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो कैटेगरी है वृक्ष वाली, ये तो आपने खूब देखी होगी। जो भी बड़े बड़े पेड़ हैं जैसे नीम, आम, अमरूद, जो भी बड़े प्लांट्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं वृक्ष में। अब बच गए शाख और झाड़ी। शाख और झाड़ी क्या होते हैं, तो इनको एक एक समझते हैं। इनमें अंतर देखने के लिए इनको ऐसे लिख लेते हैं, झाड़ी और वृक्ष। तो जो शाख होता है उसका तना होता है बिल्कुल कोमल, यानी कि आप उसको हाथ से ऐसे मोड़ोगे तो आराम से मुड़ जाएगा, वो वापस करोगे तो वापस हो जाएगा। शाख का तना हो जाएगा एकदम कोमल और रंग हो जाएगा उसका हरा, तो इसका तना है कोमल। ठीक है। अब झाड़ी का जो तना होता है वो इसकी बजाय थोड़ा कठोर होता है और वृक्ष के बजाय थोड़ा मुलायम होता है। तो झाड़ी का जो तना होता है उसको भी हम कठोर ही मानेंगे, तो ये है कठोर, और वृक्ष का तना तो होता ही है कठोर। ठीक है। अब अगला गुण हम इनका देखते हैं। जैसे कोई भी पेड़ है उसमें शाखाएं निकली होती है। जैसे ये एक पेड़ है, इसमें खूब सारी शाखाएं निकली हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लांट्स में खूब सारी शाखाएं निकली होती है। अब जो शाख होता है उसमें क्या होता है कि शाखाएं, जैसे ये इनकी जड़ें हैं इस प्लांट की, तो शाख की शाखाएं यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगी, तने के आधार से ही प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है। तो शाख की शाखाएं आरंभ हो गई तने के आधार से। तो दूसरा इनमें डिफरेंस हो गया शाखा का, तो ये प्रारंभ हो जाती है आधार से ही। ठीक है। अब ये जो झाड़ी है इनमें ब्रांचिंग शुरू होती है थोड़ा सा ऊपर से, यानी कि इसमें तो बिल्कुल आधार से हो गई, इसमें थोड़ा ऊपर से प्रारंभ होंगी शाखाएं। ठीक है। और जो वृक्ष है उसमें तने के खूब ऊपर से शाखाएं प्रारंभ होती है, तना नीचे खूब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इसमें तो बिल्कुल आधार से प्रारंभ हो रही, इसमें थोड़ा ऊपर से, और इसमें बहुत ऊपर से शाखाएं इसमें निकली होती है। तो इसमें भी हो जाएगा थोड़ा ऊपर से और इसमें भी ऊपर से। ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर पौधों को बांटा गया है 3 भागों में, शाख, झाड़ी और वृक्ष। उनके ये 2 गुण हो गए, इनका तना होगा कोमल, इनका कठोर और इनका कठोर। और इनका शाखाएं जो निकली होती हैं, इस शाख की होती है तने के आधार से, झाड़ी की थोड़ी ऊपर से, और वृक्ष की तने के बहुत ऊपर से निकली होती है। तो ये हो गया इसमें डिफरेंस। ठीक है। अब इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 3 एग्जाम्पल लेते हैं हम। फर्स्ट है उसमें टमाटर, और सेकंड है नींबू, और थर्ड है आम। ठीक है। अब इनके मैं कुछ आपको लक्षण बताऊंगी, फिर आप खुद डिसाइड करना कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक। तो टमाटर है, टमाटर का तना होता है कोमल, इसका तना हो गया
कोमल। और इसकी टमाटर का पौधा आपने देखा होगा बहुत छोटा होता है, इतना मान लो इतना सा होता है। टमाटर का तना हो गया कोमल और इसकी शाखाएं निकली रहती हैं तने के बिल्कुल आधार से। शाखा हो गई इसकी आधार से, ठीक है। नेक्स्ट है नींबू। तो नींबू का जो तना होता है वो इसकी बजाय थोड़ा कठोर होता है और शाखाएं निकली होती हैं इसमें थोड़ी ऊपर से। नेक्स्ट है आम। आम का तना होता है बहुत ही मजबूत कठोर और शाखा होती है इसमें बहुत ऊपर से तने में। तो आप डिसाइड कर पा रहे होंगे कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में आएंगे। तो टमाटर तो हो जाएगा शाक, नींबू हो जाएगा झाड़ी और आम हो जाएगा वृक्ष। ये हो जाएगा शाक, ये हो जाएगा झाड़ी और ये हो जाएगा वृक्ष। अब इन पौधों की आप हाइट भी देख सकते हैं, हाइट में भी आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। जैसे टमाटर का पादप बहुत छोटा होता है, इसकी बजाय नींबू का इससे थोड़ा बड़ा होता है और आम का जो वृक्ष है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इनकी हाइट में भी फर्क होता है, ठीक है। अब ये तो हो गए पौधों के कुछ टाइप। अब हम पढ़ते हैं एक प्लांट में क्या क्या भाग होते हैं उसके, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पौधों के भाग क्या क्या होते हैं। ये कोई पौधा है, मैं एक रफ आइडिया दे रही हूं खाली आपको, ठीक है। ये इसकी हो गई जड़, ये हो जाएगा तना और तने से निकली रहती है शाखाएं और शाखाओं पर होती है पत्तियां। तो एक भाग हो जाएगा ये पत्ती और फ्लावर, ये हो जाएगा फूल, ठीक है। हो गया जड़, तना, पत्ती और फूल। इन सब के बारे में हम एक एक करके अब डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम तने के बारे में। फर्स्ट है तना। तना तो तना जो होता है पौधों का वो भी अभी हमने देखा कि शाक में कोमल होता है, झाड़ी में थोड़ा से कठोर होता है, वृक्ष में और कठोर होता है। तो पौधों की वैरायटी के हिसाब से उसके तनों में भी वैरायटी मिलती है, ठीक है। कई पौधों के तना तो कैसे होते हैं, एकदम हरे हरे होते हैं। कई पौधों के तने एकदम भूरे होते हैं और कठोर होते हैं काफ़ी, ठीक है। अभी तना जो है ये पौधे में काम क्या करता है, इसका काम क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। पौधों में तना क्या कार्य करता है यह देखने के लिए मैंने एक गिलास में थोड़ा पानी लिया है और इस पानी में मैं थोड़ा रेड कलर मिक्स कर देती हूँ। और एक शाक का तना लेके इसको मैं इस पानी में रख देती हूँ और इसको एक दिन के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन इस शाक को देखने पर हम पाते हैं कि इसका कुछ भाग लाल हो चुका है। जैसे इसकी पत्तियों में आप देख सकते हैं कि इसकी सिराओं में लाल रंग आ गया है। पत्तियों में जो ये रंग दिखाई दे रहा है ये तने के द्वारा ही पत्तियों तक पहुंचा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो तना है वो जल को ऊपर चढ़ाता है और जल के साथ साथ वो जल में मिले हुए कुछ खनिज लवणों को भी पत्तियों तक पहुंचाता है। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो रेड कलर जो मैंने पानी में मिलाया था वो पौधों की पत्तियों तक पहुंच गया। जो पत्तियां पानी में डूबी हुई नहीं थी, पानी से थोड़ा ऊपर थी, वो रेड कलर उन पत्तियों तक पहुंचा कैसे। जैसे ये गिलास है, इसमें पानी भरा, मैंने कलर मिलाया और वो पत्तियां थी इधर, ठीक है। ये पानी में बिल्कुल नहीं डूबी हुई थी। तो ये जो रेड कलर है ये इन पत्तियों में पहुंचा कैसे, ये इनमें पहुंचा तने के द्वारा, यानी कि तने ने इस पानी को ऊपर चढ़ाया, पत्तियों तक पहुंचाया, ऐसे पूरी पत्तियों तक पहुंचाया। तो तने ने ये काम किया कि पानी को सोख के ऐसे ऊपर पहुंचाया। तो तने का एक काम हो जाएगा कि वो पानी को ऊपर चढ़ाता है, पत्तियों तक, पौधों के अन्य भागों तक पानी को पहुंचाता है। साथ ही पानी के साथ कुछ खनिज लवण होते हैं, वो उनको भी अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो तने का मुख्य कार्य हो गया जल का संवहन करना, यानी कि जल को ये ऊपर चढ़ाता है, ठीक है। कई पादप आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जिनके तने इतने कमजोर होते हैं कि वो
पौधे सीधे खड़े भी नहीं हो सकते, यानी कि वो जमीन पे लेटे रहेंगे या फिर उनको सहारा दे देंगे तो वो ऊपर चढ़ जाएंगे। इनको कहते हैं हम लताएं या बेल। अब ये लताएं भी दो तरह की होती हैं। लता दो तरह की होती है, एक तो होता है विसर्पी और दूसरा होता है आरोही। तो विसर्पी में क्या होता है, इसका जो तना है पूरा धरती पे फैला रहता है, जमीन पे फैला रहता है पूरा, ठीक है। और आरोही में क्या होता है कि हम उसको अगर थोड़ा किसी से बांध के ऐसे ऊपर टांग दें तो ये जो लताएं हैं वो ऊपर चढ़ जाती हैं, तो ये हो जाएंगी आरोही और ये है विसर्पी, ठीक है। अब नेक्स्ट है पौधे का पार्ट पत्ती। तो अब हम जानते हैं पत्तियों के बारे में। जैसे पौधों के तने में आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, वैसे ही पौधों की पत्तियों में भी खूब वेरिएशन होते हैं। जैसे उनके कलर में वेरिएशन हो सकता है, किसी का ग्रीन हो सकता है, किसी की हल्की रेडिश हो सकती है, किसी की डार्क ग्रीन, किसी का लाइट ग्रीन। ऐसी पत्तियों में भी आपको खूब वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एक पत्ती का मैं डायग्राम बनाऊं, जैसे ये कोई पत्ती है तो पत्ती ऐसे तने से जुड़ी हुई होती है, तो ये तो हो जाएगा तना। और ये इस चीज को कहते हैं पर्णवृंत। पत्ती के इस भाग को कहते हैं पर्णवृंत। और जो ये हरा हरा चपटा सा भाग हमें दिखता है उसको कहते हैं फलक, ठीक है। तो ये हो गए पत्ती के कुछ भाग। ये भाग कहलाता है पर्णवृंत और ये कहलाता है हरा जो चपटा भाग रहता है उसको कहते हैं फलक, ठीक। अब पत्तियों में जो ये आपको डिजाइन सी दिख रही है, ऐसे ऐसे आपने डिजाइन खूब देखी होंगी पत्तियों में, ये भी हर पत्ती में अलग अलग होती है। तो इन डिजाइनों को कहते हैं शिरा। ये जो जाल सा बना हुआ होता है इनको कहते हैं शिरा, शिरा। और इनमें जो ये मेन शिरा है, मध्य शिरा है मोटी सी, इसको कहते हैं मध्य शिरा, ठीक है। तो पत्तियों को उनके सिराओं के पैटर्न के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है इसमें जालिका रूपी, और सेकंड है समांतर। तो इसको भी एक एक्टिविटी द्वारा अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है जालिका और समांतर। पत्तियों को सिरा विन्यास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, पहला समांतर और दूसरा जालिका रूपी। जालिका रूपी सिरा विन्यास में ये जो सिरा है इसको कहते हैं मध्य सिरा, और इस मध्य सिरा के चारों तरफ सिराओं का जाल सा बना होता है। तो ये पत्तियों का टाइप हो गया जालिका रूपी पत्ती। दूसरा है समांतर, इसमें मध्य सिरा के पैरेलल या समांतर ही बाकी सिराएं होती हैं। तो पत्तियों का ये सिरा विन्यास हो जाएगा समांतर सिरा विन्यास। तो इन दोनों पत्तियों में आपने देखा कि एक पत्ती का पैटर्न तो कुछ इस तरह का था, उनमें सिराओं का ऐसा जाल सा बिखरा रहता है, उसको कहते हैं जालिका रूपी, ठीक है। और दूसरा है समांतर। समांतर में मध्य सिरा के पैरेलल ही अन्य सिराएं होती हैं, ऐसे ये तो अगल बगल में ऐसे फैली हुई है, इसमें समांतर ही होती हैं बाकी सिराएं। ये मध्य सिरा और बाकी सिरा भी इसके समांतर ही होती है। तो ये हो गए पत्तियों के दो टाइप, जालिका रूपी और समांतर, ठीक है। तो इनका फर्स्ट काम है वाष्प उत्सर्जन का। पत्तियों का पहला काम है वाष्पोत्सर्जन का। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, इसकी एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे एक कोई प्लांट लगा हुआ है, उसके ऊपर क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लेके उसके 2-3 पत्तियों को ऐसे बांध देना है, धागे से बांध के उसको छोड़ देना एक दिन के लिए। जब अगले दिन आप उसको देखोगे तो जो पन्नी है, जो ट्रांसपेरेंट थैली हमने लगाई थी, उसके ऊपर आपको पानी के ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, पानी की बूंदे दिखाई देंगी। तो ये पानी की बूंदे कहाँ से आई, ये पानी की बूंदे आई पत्ती से। तो यानी कि पत्तियां जो हैं वो जल को वाष्प के रूप में बाहर निकाल रही हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होगा धूप में, तो मेक श्योर कि वो प्लांट आपका धूप में हो। पौधों में पत्ती के कार्यों को समझने के लिए मैंने एक पत्ती ली, उसे पानी में अच्छे से उबाल लिया।
जब ये पानी ठंडा हो गया तो मैंने इस पत्ती को निकाल के आयोडीन के विलयन में डुबो दिया और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब मैंने इस पत्ती को देखा तो इस पत्ती का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका था। इस पत्ती का कलर नीला थोड़ा काला जैसा हो गया था, जो कि इस पत्ती में स्टार्च की प्रेजेंस को दर्शा रहा है। तो जो पत्ती हमने ली थी उसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया, नीला थोड़ा काला जैसा उसका कलर हो गया था। ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट हमने एक पहले भी किया था आलू में, आपको याद हो तो। उसमें भी क्या हुआ था, हमने जब आयोडीन आलू में डाली और दूध में डाली तो दूध का कलर चेंज नहीं हुआ था, वो मतलब नीला नहीं हुआ था, ब्राउन हो गया था, और आलू का कलर हो गया था नीला ऐसा काला जैसा ही। तो वो एक्सपेरिमेंट था हमारा स्टार्च का। ऐसा ही सेम रिजल्ट हमको इस पत्ती में मिल रहा है। इसका मतलब पत्ती में भी क्या प्रेजेंट है, स्टार्च या मंड उपस्थित है। पत्ती में क्या होता है, मंड। अब ये जो मंड है ये पत्तियों में आया कहां से, पत्तियों में मंड आया कहां से, ये स्टार्च पत्तियों में आया कहां से। तो इस मंड का निर्माण पत्तियां स्वयं करती हैं, यानी कि खुद ही स्टार्च को बनाती हैं। वो कैसे, तो अगला इसका काम है, पत्ती का दूसरा काम हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। उसमें ये क्या क्या काम में आता है इनके, एक तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन पत्तियों का आपने देखा होगा ज्यादातर पत्तियों का कलर होता है ग्रीन। वो होता है इनमें एक हरे कलर का लवक उपस्थित होता है, उसे कहते हैं हरित लवक। हरे कलर का एक इसमें उपस्थित रहता है, उसको कहते हैं हरित लवक। ये तीनों चीज मिलती है प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि जब सनलाइट होती है तब ये तीनों चीज मिलके बना लेती है स्टार्च, और साथ ही कुछ ऑक्सीजन भी निकलती है इसमें। ठीक है, तो इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है पत्तियों में, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इसमें काम में आता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक। हरित लवक पत्तियों में पहले से ही उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों को वायुमंडल से मिल जाता है, और जल जो है वह हमने देखा तना पत्तियों तक जल को पहुंचा देता है। तो ये तीनों चीज मिलके प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करती है, और साथ ही कुछ ऑक्सीजन भी निकलती है। अब ये जो स्टार्च है ये पौधों का एक तरह से खाना ही होता है, भोजन होता है पौधों का ये। तो अब पत्तियों ने खाना बना लिया, अब पूरे प्लांट को चाहिए खाना, पौधे की जड़ को भी चाहिए, तने को भी चाहिए, अन्य भागों को भी चाहिए। अब उन भागों तक ये स्टार्च पहुंचेगा कैसे, तो जैसे जल पहुंच रहा था तने से पत्तियों तक, तने ने क्या किया, नीचे से आया जल वो पहुंचा दिया पत्तियों तक। अब पत्तियों ने उस जल से बनाया खाना, तो ये तना क्या करेगा, इन पत्तियों से स्टार्च लेके वापस जड़ों तक पहुंचाएगा, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाएगा। तो तने का काम क्या हो गया, पत्तियों ने जो भोजन बनाया पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो तना है इसमें जल तो ऊपर चढ़ रहा है और खाना नीचे उतर रहा है। तो तना ये दोनों काम करता है, जल और खनिज लवणों को तो ऊपर चढ़ाता है, और जो पत्तियों ने स्टार्च बनाया है, मंड बनाया है, उसको वो नीचे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये हो गया तने का कार्य, और ये हो गया पत्तियों का कार्य। तो पत्तियों का एक कार्य तो था वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों का पहला कार्य हो गया वाष्पोत्सर्जन, दूसरा हो गया प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन में वो जो पत्तियां कुछ जल तो इस अभिक्रिया में काम में ले लेती है प्रकाश संश्लेषण में, और जो बचा हुआ एक्सेस जल है उसको वो वाष्प के रूप में वायुमंडल में फ्री कर देते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करती है। तो ये हो गया पत्तियों का कार्य। और पत्तियों के प्रकार हमने देख लिए, समांतर और जालिका, उनके जो सिराएं होती हैं उनके पैटर्न के हिसाब से उनको दो भागों में बांटा गया। तो ये हो गए पत्ती। तो पौधे के दो भाग पढ़ लिए हमने, तना और पत्ती। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जड़। पौधे का अगले भाग है जड़। जड़ें जो होती है पौधे की, तना तो होता है धरती के ऊपर, और जो जड़ें होती हैं वो होती हैं धरती से नीचे।
ठीक है। अब ये जड़ें पौधे में काम क्या करती है? तो पहला काम तो इनका यही हो गया, धरती में अच्छी तरह से धसी रहती है, यानी कि अपनी पकड़ अच्छे से बनाए रखती है जिससे पौधा इधर उधर ना गिरे। तो पहला काम तो इनका ये हो गया कि ये पौधे को खड़ा रखने में मदद करती है, यानी कि ये धरती को अच्छे से जकड़े रखती है, प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करती है। इसीलिए जड़ों को कहते हैं प्लांट का स्थिरक या स्टेबलाइजर। ठीक है, तो एक काम तो हो गया ये। और जड़ों का और क्या काम है ये देखने के लिए एक और एक्टिविटी करते हैं। पौधों में जड़ों का कार्य देखने के लिए मैंने 2 पौधे लिए हैं, जिनमें से मैंने एक पौधे की जड़ों को काट दिया है। फिर इन दोनों पौधों को मैंने एक गमले में लगा दिया और कुछ समय के लिए इन्हें छोड़ दिया। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इन पौधों में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि जड़ों का कार्य क्या होता है। अब इन दोनों पौधों को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे और इनमें लगातार पानी देते रहेंगे। अगले ही दिन जब मैंने इन पौधों को देखा तो इनमें से एक पौधा पूरी तरह से मुरझा चुका था और दूसरा पौधा अभी भी फ्रेश था। इस पौधे की जड़ें हमने काटी थी वो पूरी तरह से मुरझा चुका था और दूसरा पौधा अभी भी फ्रेश है। इससे पता चल रहा है कि जड़ें जो है वो मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करती हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखते हैं। इन्हीं मिट्टी में पौधे का स्टेबलाइजर कहा जाता है। तो इस एक्टिविटी में आपने देखा कि जिस पौधे की हमने जड़ें काट दी थी वो पौधा पूरी तरह से ही मुरझा गया था और जो दूसरा पौधा जो जड़ के साथ लगाया था उसमें वो पौधा अभी भी फ्रेश था। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिसकी जड़ें हमने नहीं काटी थी उस पौधे में क्या हुआ कि ये जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर, ये है मिट्टी, और मिट्टी में क्या उपस्थित होता है? जल और कुछ खनिज लवण। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित होता है जल और इन पौधों के लिए कुछ आवश्यक खनिज लवण भी मिट्टी में मिले हुए होते हैं। तो जड़ें क्या काम करती हैं? ये जो जल और खनिज लवण है इनको सोखती हैं, धरती से इनको, मिट्टी से इनको सोख लेगी और सोख कर ये पहुंचा देगी इनको तने तक। बाकी तना तो आगे संभाल ही लेगा, आपने देखा था, पत्तियों तक पहुंचा देगा, पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाएगा। तो मिट्टी से जल और खनिज लवण सोखने का काम करती है जड़। तो जड़ों का मेन काम यही हो गया कि ये जल और खनिज लवण सोख के पौधों के तने तक पहुंचाती है और इसको पौधे को मिट्टी में अच्छे से जमाए रखने में मदद करती है। ठीक है, अब ये जो जड़ें हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। जैसे हमने पत्तियों को देखा था समांतर और जालिका, वैसे ही जड़ों का भी एक पैटर्न होता है, उसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट है मूसला जड़ और दूसरी है रेशेदार जड़। तो जो मूसला जड़ है वो कुछ इस प्रकार की होती है। मूसला जड़ कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है और रेशेदार जड़ कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो इनमें फर्क आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मूसला जड़ में तो क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है, इसे कहते हैं प्राइमरी जड़ या प्राथमिक जड़। इस प्राथमिक जड़ से ये बाकी छोटी छोटी जड़ें ऐसे लगी होती हैं, तो इन जड़ों को कहते हैं पार्श्व जड़, और ये जड़ हो जाएगी मुख्य जड़ या प्राथमिक जड़। ठीक है, तो ये जड़ों का टाइप हो गया मूसला जड़। और रेशेदार जड़ों में क्या होता है, इनमें कुछ भी आपको अलग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, सारी जड़ें एक जैसी दिखाई दे रही है, यानी कि इसमें मुख्य जड़ जैसा कुछ नहीं होता, सारी जड़ें एक जैसी होती है, तो ये हो जाएंगे रेशेदार जड़। तो इसी तरह का हमने एक टाइप देखा था पत्तियों में, उसमें एक पत्ती में तो ऐसा जाल सा बिखरा रहता है और दूसरी में ऐसा समांतर या पैरेलल ही सारी शिराएं रहती हैं। ठीक है, और ऐसा ही पैटर्न हमें कुछ इनमें दिखाई दे रहा है। तो क्या इनमें आपस में कुछ रिलेशन होगा? मूसला जड़ वाले पादपों की पत्तियां होती है जालिका और ये जो रेशेदार जड़ है इन पादपों की पत्तियां होती है समांतर जालिका रूपी। ठीक है, तो ये हो गया जड़ का कार्य।
अब हम पढ़ेंगे पौधे के फूल के बारे में, यानी कि पुष्प के बारे में पढ़ेंगे अब। पुष्प। तो जड़, तना और पत्तियों में हमने देखा कि कितनी सारी वैरायटी होती है। ऐसे ही फूलों में भी खूब वैरायटी होती है, तो आपने देखा भी खूब होगा। जैसे कोई फूल लाल होता है, कोई नीला, पीला, कोई फूल बहुत बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है, किसी में खुशबू आती है, किसी में नहीं आती है। तो फूल भी बहुत प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो इस फूल में क्या क्या भाग होते हैं फूल के, वो देखने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। फ्लावर्स के पार्ट को समझने के लिए मैंने एक गुलाब का फूल लिया है। इसमें ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहते हैं बाह्य दल या सेपल्स, और इनको कहते हैं पंखुड़ियाँ या पेटल्स। गुलाब के फूल में पंखुड़ियाँ या पेटल्स एक दूसरे से सेपरेट होती है। हर फ्लावर की अलग अलग क्वालिटी हो सकती है, किसी में जॉइंट हो सकते हैं, किसी में सेपरेट हो सकते हैं। गुलाब के फूल में सेपल्स की संख्या भी 5 है और पेटल्स की संख्या भी 5 है। जरूरी नहीं है ये हर फ्लावर में सेम ही हो, सब में अलग अलग हो सकते हैं। और इन पेटल्स के अंदर होते हैं इसके जेनेटिक पार्ट्स, जिसमें ये है मेल जेनेटिक पार्ट्स या पुंकेसर, और ये है इस फ्लावर का फीमेल जेनेटिक पार्ट या स्त्रीकेसर। तो फूलों के मुख्य भाग हो जाएंगे बाह्य दल, पंखुड़ियां, फिर उसके जेनेटिक पार्ट्स जिसमें आएंगे स्त्रीकेसर एंड पुंकेसर। ठीक है, तो ये हो गए एक फूल के मुख्य मुख्य भाग। इन बाह्य दलों की संख्या हर फूल में अलग अलग हो सकती है, कुछ में सेम हो सकती है और अलग भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि फूल किसका है। ठीक है, तो बाह्य दलों की संख्या फूलों में अलग अलग हो सकती है। दूसरा गुण, ये जो बाह्य दल हैं कई फूलों में आपस में जुड़े रहते हैं और कई फूलों में आपस में सेपरेट रहते हैं। जैसे हमने गुलाब के फूल में देखा अभी, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा था कि वो जो सारे बाह्य दल या सेपल्स थे वो सारे एक दूसरे से सेपरेट थे। तो बाह्य दल फूलों में सेपरेट भी हो सकते हैं और जुड़े भी हो सकते हैं। एक तो उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है और ये जुड़े या अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फूल की जो पंखुड़ी है उनकी संख्या भी अलग अलग हो सकती है और वो भी जुड़े या अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्त्री केसर। स्त्री केसर कई फूलों में होता ही नहीं है। जैसे कई फूल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक जेनेटिक पार्ट होता है, किसी एक फूल में उसका पुंकेसर होगा तो दूसरे फ्लावर में उसका स्त्री केसर होगा। तो कई फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर उपस्थित नहीं होता। तो एक डिफरेंस ये हो जाएगा फूलों में उपस्थित और अनुपस्थित। ठीक है, और लास्ट है पुंकेसर। पुंकेसर भी कई फूलों में आपको स्पष्ट रूप से अलग ही दिखाई देंगे और कई फूलों में बड़े छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, जुड़े होते हैं वो अच्छे से। तो ये भी किसी पौधे में स्वतंत्र हो सकते हैं तो किसी में जुड़े हुए हो सकते हैं। या स्वतंत्र हो सकते हैं। जैसे एक धतूरे का फूल है, धतूरे के फूल में क्या होता है, बाह्य दल जो होते हैं और ये पंखुड़ियां, ये सब आपस में जुड़ी रहती हैं। इनको हटाने पर जब हम उसका पुंकेसर देखेंगे तो बिल्कुल सेपरेट आपको अलग से दिख जाएगा। तो उसका सेपरेट, उसका जो पुंकेसर है वो क्या है, वो स्वतंत्र है उस फ्लावर में। ठीक है, फ्लावर्स के जेनेटिक पार्ट्स की स्टडी के लिए मैंने हिबिस्कस का फ्लावर लिया है, जिसमें ये है सेपल्स और ये है इसके पेटल्स। इसके सेपल्स और पेटल्स को बड़ी ही सावधानी से धीरे धीरे रिमूव करेंगे। सेपल्स और पेटल्स को रिमूव करने के बाद ये पूरा भाग बच गया अब इसका जेनेटिक पार्ट्स का, जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों है। अब इसमें से एक पुंकेसर या एक स्टेमन्स को निकाल के उसके बारे में स्टडी करेंगे।
पुंकेसर का ये वाला भाग कहलाता है परागकोश और इसे कहते हैं तंतु। अब इस फ्लावर के फीमेल जेनेटिक पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए निडल से बाहर वाला कवर धीरे धीरे सावधानी से पूरा हटा देंगे। फूल के पूरे भाग में से अब ये भाग स्त्री केसर का बच गया। ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका और ये है इसका अंडाशय। अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड। ओवेरी को कट करने के बाद इसमें गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी आपको, इसे कहते हैं बीजांड। तो हिबिस्कस या गुड़हल का जो फूल लिया था मैंने, उसमें हमने साफ साफ देखा कि जो उसका पुंकेसर था वो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था, जिसमें ये हो जाएगा तंतु और ये हो जाएगा इसका परागकोश। और पुंकेसर होता क्या है, फूल का मेल जेनेटिक पार्ट होता है। अगला क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर, अभी स्त्री केसर क्या होता है, फूल का फीमेल जेनेटिक पार्ट। ठीक है, स्त्री केसर में क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको इसमें, ऐसा कुछ देखने को मिलता है इस स्त्री केसर में। ठीक है, जिसमें ये वाला भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र और ये वाला भाग कहलाएगा वर्तिका। और जो लास्ट में है इसको कहते हैं अंडाशय। तो स्त्री केसर के मुख्य मुख्य 3 भाग हो गए। ये हो जाएगा वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका और ये अंडाशय। अभी जो अंडाशय होते हैं, जो स्त्री केसर का जो अंडाशय होता है उसमें होते हैं बीजांड। उसमें ऐसे गोल गोल से बीजांड होते हैं। ठीक है, बीजांड देखने के लिए हमें अंडाशय को कट करना पड़ता है। तो अगर हम इसको ऐसे लंबाई में कट करेंगे तो ये कट कहलाता है अनुदैर्ध्य कट, अनुदैर्ध्य काट या फिर वर्टिकल। ठीक है, और अगर इस अंडाशय को हम इस ऐसे काटे, ब्लेड से इसको ऐसे काटे, तो ये वाला कट कहलाता है अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ या हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम 2 तरह से कट कर सकते हैं, एक तो ऐसे लंबाई में, एक ऐसे। तो ये जो लंबाई में काटते हैं इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य, और जो ऐसे काटते हैं इसको कहते हैं अनुप्रस्थ या हॉरिजॉन्टल। इसको कट करने के बाद इसके बीजांड आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हो गए फूल के भाग। इसमें हमने देखा बाह्य दल, पंखुड़ियां, फिर जेनेटिक पार्ट्स, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर का एक ब्रीफ रिवीजन हम दोबारा कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स हमने देखा 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। इनके हमने गुण देखे सबके अलग अलग। ठीक है, फिर हमने देखा पौधे के क्या क्या भाग होते हैं, जड़, तना, पत्तियां और फूल। जड़ का कार्य क्या है, मिट्टी से जल और खनिज लवण सोखेगा, ऊपर तने तक पहुंचाएगा। फिर तना क्या करेगा, तने का कार्य है वो उस पानी को और खनिज लवणों को पौधे के अन्य भागों तक भेजेगा। फिर पत्तियां क्या करती हैं, एक तो वाष्पोत्सर्जन करती हैं, दूसरा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से पत्तियां भोजन बनाती हैं और वो तने द्वारा वापस पूरे प्लांट में और वो तने द्वारा वापस पूरे पौधे में चला जाता है। ठीक है, और लास्ट में है फूल। तो फूल में प्लांट के जेनेटिक पार्ट्स होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। साथ ही हमने देखा कि जो पत्तियां हैं वो शिरा विन्यास के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, एक जालिका और दूसरा समांतर।
ऐसे ही जड़ें भी दो प्रकार के हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। इनमें आपस में एक रिलेशन भी निकाला था हमने कि जिनकी मूसलेदार जड़ होंगी उनका जो पत्तियां हैं उस पेड़ की वो जालिका रूपी होंगी, और जिन पौधों की जड़ रेशेदार होंगी उनकी पत्तियां समांतर होंगी या पैरेलल होंगी। ठीक है। और फूल में हमने देखा जो पुंकेसर है उसमें तंतु होता है और परागकोश होता है। वहीं स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने खूब सारे वैरायटी के प्लांट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। मतलब कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें कुछ मिस्टेक्स है, उनको हमें ठीक करके बताना है। तो पहला है, तना मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करता है। नहीं, मिट्टी से खनिज लवण और जल अवशोषित करने का काम है जड़ का। तो इसमें तने की जगह हम लिख देंगे जड़। सेकंड है, पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है। नहीं, पौधे को सीधा खड़े रखने का काम होता है तने का, और मिट्टी में मजबूती बनाए रखने का काम होता है जड़ का। तो इसमें पत्ती की जगह लिख देंगे हम तना। ठीक है। थर्ड है, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। नहीं, जड़ों का काम है मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करना, पत्तियों तक पहुंचाने का काम है तने का। नेक्स्ट है, पुष्प में बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हो तो पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ये स्टेटमेंट ऐसे सही होगा कि यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर आपस में नहीं जुड़े हो तो पंखुड़ियां भी उसकी नहीं जुड़ी होंगी। तो जुड़ने से दोनों जगह पहले आ जाएगा नहीं नहीं। अगला है, ये कुछ डायग्राम बनाने के लिए बोल रहे हैं। इसमें पहला इसमें पूछा है पत्ती का, तो पत्ती का डायग्राम ये हो जाएगा, ये पर्णव्रत और ये इसका फलक, सॉरी ये फलक है। ठीक है। अगला है मूसला जड़, तो इस टाइप की जड़ होती है मूसला जड़। और एक है इसमें एक फ्लावर का डायग्राम पूछ रहा है, तो ये आप एक्टिविटी में जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने गुलाब के जो फूल पे एक्टिविटी की थी, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए और इसे किस वर्ग में रखेंगे। तो हमने पढ़ा था लताओं के बारे में कि लताएं जो होती हैं उनका तना बहुत कमजोर होता है। तो उसका एक एग्जाम्पल है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो आपने देखा होगा, या फिर तरबूज, खरबूज, इनकी बेल आपने देखी होगी। तो उनका तना क्या होता है, बहुत कमजोर होता है और बहुत बड़ा होता है। इनको रखते हैं लताओं की कैटेगरी में। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधे में तने का कार्य क्या है। तो तने का कार्य, जड़ जो जल और खनिज लवण अवशोषित करती है वो तने के द्वारा पौधे के अन्य भाग तक पहुंचता है। दूसरा कार्य, पौधे को सीधा खड़ा रखता है। तीसरा कार्य, पत्तियां जो भोजन बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा, वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये हो गए तने के मुख्य कार्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा। तो इनमें कुछ प्लांट्स दे रखे हैं हमको, जिनमें गेहूं, तुलसी, मक्का, घास, धनिया और गुड़हल है। तो जालिका रूपी शिराविन्यास होगा तुलसी में, धनिया में और गुड़हल में। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास क्या होगा। तो जड़ों के प्रकार में और पत्तियों के प्रकार में हमने एक रिलेशन देखा था। तो यदि उस पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसका पत्तियों का प्रकार होगा समांतर। ठीक है। तो नेक्स्ट है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें कैसी होंगी। पत्ते जालिका रूपी तो जड़ें मूसलेदार, तो इसकी जड़ें हो जाएंगी मूसला जड़। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या झकड़ा जड़। तो बिल्कुल कर सकते हैं। पत्तियों की छाप हम किसी पेपर पे लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि पत्ती का टाइप कौन सा है, जालिका है, समांतर। और जालिका और समांतर के आधार पर हम बता सकते हैं उसकी जड़ का टाइप कौन सा है। नेक्स्ट है, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के भाग बाह्य दल, पंखुड़ियां, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, मुख्य भाग इसके यही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे। इनमें कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं, उसमें से पूछा है कि इनमें से फूल किस किस के होते हैं। तो इसमें हो जाएंगे मक्का, टमाटर, तुलसी, पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, पपीता और आलू। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा भोजन बनाती है। तो उस विधि का तो नाम हो गया प्रकाश संश्लेषण, और वो भोजन बनाती है पत्तियां। ठीक। नेक्स्ट है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है।
तो अंडाशय पुष्प की स्त्री केसर में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर। और लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 पुष्प के नाम लिखिए जिनमें प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां हों। तो ऐसे हमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं इसके। तो संयुक्त के एग्जाम्पल तो हो जाएंगे धतूरा, धतूरा और टमाटर, ठीक है। और स्वतंत्र के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये हमने देखा भी था एक्टिविटी में, गुलाब का फूल, उसमें भी सेपरेट थे सारे, और दूसरा गुड़हल का, उसमें भी सारे सेपरेट थे, ठीक है। तो ये 12th का आंसर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो संयुक्त के आंसर तो हो गए धतूरा और टमाटर, और स्वतंत्र के हो गए गुलाब और गुड़हल। तो ये आपके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।